विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो जिसमें हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। थोड़ा सा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बनावट, रचना या निर्माण या संरचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो दो प्रकार से किया गया है, एक तो मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। इसी को बीजाक्षर, नैसर्गिक, प्राकृतिक स्वर, जड़ स्वर और रूढ़ स्वर भी कहते हैं। और जो संयुक्त स्वर है इसे संधि स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ देखिए कि परिभाषा आपको नहीं पढ़ना है, आप पढ़ चुके हो पहली क्लास में। तो मूल स्वर आपकी यही होते हैं, आ होता है, ई होता है, जो स्वतंत्र जिसका निर्माण किया गया है, किसी स्वर की सहायता ना लेनी पड़ी हो जिस स्वरों के निर्माण में, तो वही ये आपका हो गया। फिर उसके बाद संधि स्वर जो है ये देखिए 7 होते हैं। तो ये इसमें से जो मूल 3 जो दीर्घ स्वर हैं ये एक ही जाति के स्वरों के संयोग से बना है, जैसे आ प्लस आ के योग से आ बना हुआ है। देखो जब हम वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, संधि पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको बताया जाएगा कि ह्रस्व या दीर्घ आ आने से लास्ट में दीर्घ आ ही होगा, वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ निर्माण की बात हो रही है। तो ये जो दीर्घ आ निर्मित हुआ है ये आ प्लस आ के योग से बना हुआ है, और ई प्लस ई के योग से दीर्घ ई, उ प्लस उ के योग से दीर्घ उ। तो ये सब एक ही जाति के हैं, इसीलिए इसको सजातीय संयुक्त या संधि स्वर कहा जाता है। और ये जो संयुक्त स्वर हैं, है ना, तो ये अलग अलग जाति के स्वरों के योग से बना हुआ है। जैसे आ प्लस ई के योग से ए, और आ प्लस ए के योग से आई, आ प्लस उ के योग से ओ, और आ प्लस ओ के योग से औ बना हुआ है। तो ये आप देख लीजिए, और आप अभी इससे पहले वाली क्लास में आप पढ़ ही चुके हो, बस थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पर कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा कि सजातीय संयुक्त स्वर वही हैं जो एक समान स्वरों की संधि से बने हुए हैं, और ये जो अलग अलग स्वरों की संधि से बने हुए हैं। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो 7 बताना है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको यही 4 बताना है। संयुक्त स्वर आपके यही 4 हो जाते हैं। इनका भी उपविभाजन किया गया है गुण और वृद्धि में। अच्छा, एक प्रश्न आप लोग और बताइए, कमेंट करके बताइएगा कि जो ह्रस्व आ है वो आपका अर्ध संवृत है कि अर्ध विवृत है। ह्रस्व आ अर्ध संवृत है कि अर्ध विवृत है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए हम बता दे रहे हैं कि वहाँ पर हम जल्दबाजी में उसकी व्याख्या नहीं किए थे, छोड़ दिए थे, तो इसलिए आपको याद दिला रहे हैं कि आपने पढ़ा था कि जो दीर्घ आ है वो विवृत होता है, दीर्घ आ विवृत होता है। तो दीर्घ आ के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाएगा, तो जब ह्रस्व आ का उच्चारण होगा तो मुख आपका आधा खुलेगा। ह्रस्व आ में आधा खुलेगा और दीर्घ आ में पूरा खुलेगा। तो जब आधा खुला तो वो अर्ध विवृत हो जाएगा। तो आपका जो ह्रस्व आ है वो अर्ध विवृत हो जाएगा, और दीर्घ आ तो विवृत है, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, मात्रा काल या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, आप इसके पहले पढ़े हो उच्चारण स्थान के आधार पर, है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर आपका 6 प्रकार का हो रहा था। कौन कौन सा हो रहा था? कंठ था, जिसमें तालु था, मूर्धा था, ओष्ठ था, और कंठ तालु और कंठ ओष्ठ था। लेकिन ये क्या है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कि इसके उच्चारण में जो समय कितना लग रहा है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें 3 मात्रा या उससे भी अधिक समय लगता है। देखिए, ये आपका ह्रस्व स्वर है, यही लघु स्वर भी कहा जाएगा, 1 मात्रिक है, यही आपका मूल स्वर भी है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या 4 है। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, ये आपका हो गया। और देखिए जो आपका प्लुत स्वर है इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, जैसे ओम, है ना, ओम। तो मतलब इसमें आप देखिए कि
ये एक मात्रा का चिन्ह है और एक दो मात्रा का चिन्ह है, और जो प्लुत स्वर रहता है उसमें यही दो मात्रा का ही चिन्ह लगा रहता है, लेकिन जिन स्वर के पहले रहता है उसको थोड़ा सा लंबे समय तक उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे ये ओ के बाद में आया है ना, तो ओ का उच्चारण थोड़ा लंबे समय तक किया जाएगा, मतलब कि दीर्घ के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे थोड़ा अधिक, जैसे ओम है ना, इस तरह। और देखिए कि प्लुत स्वर की संख्या जो होती है 8 होती है, इसमें तो 7 तो यही दीर्घ शामिल हो जाते हैं और एक ये आ शामिल हो जाता है। देखो ह्रस्व आ और 7 दीर्घ स्वर यही होते हैं, 8 जो प्लुत स्वर होते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसको क्यों नहीं शामिल किया गया, तो इसको इसलिए शामिल नहीं किया गया कि जब हम ई का उच्चारण लंबे समय तक करते हैं ना, तो ये हमारा प्लुत बनने से पहले क्या बनेगा, दीर्घ बन जाएगा। तो दीर्घ बन जाएगा तो हम यहाँ से इसको गिन चुके हैं ना, 7 दीर्घ स्वर को शामिल कर चुके हैं, उसी तरह से ऊ भी। तो यहाँ पर लेकिन जब हम आ का उच्चारण लंबे समय तक करते हैं तो ये दीर्घ नहीं बनेगा, ये जाके जो ना प्लुत बनता है, तो इसलिए यही 8 होते हैं। यहाँ से आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये थोड़ा जानकारी के लिए है। अब इसके आगे थोड़ा सा और देखिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो देखिए अयोगवाह किसे कहते हैं, तो अयोगवाह वे ध्वनियाँ हैं जिनका किसी वर्ण से पूर्णतः योग नहीं होता है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे देखिए अधापतन या दुख या अंगूर में तो इसका कहीं पूर्णतः योग नहीं हुआ है, कि पूरी तरह से नहीं मिला हुआ है। जैसे व्यंजन में जब कोई स्वर आगे उसके आता है तो उसका योग पूर्णता हो जाता है। जैसे मान लीजिए यही देख लीजिए का लिखा है, इसमें जो ई का योग हुआ है ये पूर्णता योग हुआ है। उसके बाद देखो अयोगवाह आपके 2 हो जाते हैं, अनुस्वार हो जाता है, विसर्ग हो जाता है ना। तो इसकी ध्वनि केवल नाक से निकलती है, किसकी, अनुस्वार की। अब इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका है। और इसका घोषक तो मतलब ये घोष है कि अघोष है, तो ये क्या है, ये आपका सघोष है ना, सघोष, चाहे उसी को सघोष कहो चाहे घोष कहो। उसके बाद यह अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो क्या है, ये अल्प प्राण है। प्राण मीन्स होता है वायु, और इसके उच्चारण में कम वायु लगती है, इसलिए इसको अल्प प्राण कहा गया। और इसका उच्चारण स्थान पंचमाक्षर की तरह किया जाता है, इसका जो उच्चारण किया जाता है वो पंचमाक्षर की तरह किया जाता है, उच्चारण स्थान तो इसका नासिका ही है। उसके बाद देखिए विसर्ग को देखिए, अयोगवाह आपके दोनों हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब इसका उच्चारण स्थान देखिए कंठ है। आगे आपको अभी जब व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ा देंगे तो पढ़ाएंगे अकुह विसर्जनिया नाम कंठा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। और ये घोष है कि अघोष है, तो क्या है, ये घोष है ना, चाहे घोष कहो चाहे उसको सघोष कहो। और उसके बाद अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो ये क्या है, महाप्राण है। इसके उच्चारण में प्राण वायु अधिक लगती है। और इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, तो आह आह की तरह इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे पुनः लिखा रहेगा, पुनः, तो पुनः का उच्चारण हम लोग करते हैं कैसे, इसमें जो विसर्ग है ये आह की तरह से, आह पुनः, है ना। और थोड़ा सा देख लीजिए कि अनुनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, तो वे स्वर जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, जैसे गांव, दांत, आंगन इत्यादि। तो अनुनासिक यही है जिसमें चंद्र बिंदु लगा रहता है और इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसकी परिभाषा भी खूब पूछी जाती है कि अनुस्वार का जो उच्चारण होता है वो नाक से सिर्फ होता है और अनुनासिक का नाक और मुख दोनों से होता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। उसके बाद निर्नुनासिक किसे कहते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि यही 2-3 शब्द हो गए, अरे जिन स्वरों में ये चंद्रबिंदु लग जाएगा वो सब आपके क्या हो जाते हैं, वो सब आपके अनुनासिक हो जाते हैं। और देखिए और एक चीज़ है कि जो ये आपका अनुस्वार और विसर्ग है ना, ये व्यंजन के साथ में नहीं आता है, ये हमेशा स्वरों के साथ में आता है। जैसे मान लीजिए कि अब देखो यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है ना, तो इसमें का है, फिर ह्रस्व आ है, फिर उसी आ पर अनुस्वार आपका लगा हुआ है। मतलब अब इसको ऐसे समझिए कि अगर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे ना तो ये हमारा ऐसे टूटेगा, का में टूटेगा प्लस
आ हो जाएगा, तो प्लस फिर क्या हो जाएगा, ये होगा इस प्रकार से, फिर वही आगे ठा है। तो ये पूर्णतः योग नहीं करता है, इसको ध्यान रखना है। व्यंजन के बाद नहीं आता है, ये हमेशा स्वरों के बाद में आता है। देखिए स्वर के बाद में इधर आया हुआ है ना। और देखिए निर्नुनासिक किसको कहते हैं, तो निर्नुनासिक कहेंगे जो जिनका उच्चारण केवल मुख से किया जाए वह निर्नुनासिक होते हैं। मतलब जो अनुनासिक नहीं होते हैं वही निर्नुनासिक होते हैं। निर उपसर्ग लग गया है, जैसे ई उ, मतलब कोई भी स्वर, तो ये निर्नुनासिक हो गए। तो इसके आगे हम लोग व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों, और आप लोग क्लास को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेंगे। हम आप लोगों के लिए इतना प्रयासरत हैं, तो थोड़ा सा प्रयास आप लोग भी करिए। नमस्कार।